हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हमारा लेसन चल रहा है उपसह संयोजक यौगिक और उसमें हमारा टॉपिक हमने शुरू किया था उपसह संयोजक यौगिकों में समावयवता। और समावयवता के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ी थी। तो समावयवता को मैंने एक कार्बनिक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था और मैंने लिखा था CH3O CH3 जिसे हम डाई मेथिल ईथर कहते हैं। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिखा था CH3CH2OH जिसे हम एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल कहते हैं। और इन दोनों यौगिकों में मैंने और कार्बन कार्बन को इकट्ठा किया तो इसमें C2 यानी कार्बन ये और कार्बन ये C2 बन रहा था। H3 और 3 6 H बन रहे थे, एक O तो इस प्रकार से O लिखा। ये तो हो गया संरचना सूत्र, ये हो गया अणु सूत्र। अब इसका और देखते हैं। कार्बन कार्बन 2 है तो C2 लिखता हूँ, H3 2 5 और एक 6 तो 6 लिखता हूँ और एक O है तो O लिखता हूँ। इसको बोलते हैं संरचना सूत्र, इसको बोलते हैं अणु सूत्र। तो अब मैंने कार्बनिक का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया क्योंकि आपने 11th में पढ़ा था और फिर कार्बनिक से हमने और इसको कनेक्ट किया था उपसहसंयोजक के लिए। तो कार्बनिक यौगिक में आपने देखा कि वे यौगिक यानी कम से कम आपको 2 यौगिक तो लेने ही लेने। समावयवता की शर्त है कि यौगिक 2 हो या 2 से अधिक हो, कम से कम 2 हो। तो 2 या 2 से अधिक वे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उन्हें आपस में यानी इन्हें आपस में समावयवी कहा जाता है और यह घटना समावयवता कहलाती है, आइसोमेरिज्म कहलाती है। और फिर हमने उपसहसंयोजक यौगिक है इनके बारे में बात की। तो इनके बारे में बात की तो मैं बताता हूं आप लोगों को। और उपसहसंयोजक यौगिकों में जो समावयवता है सेम इसी रूप में आ जाएगी कि 2 या 2 से अधिक वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, आपस में समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। और हमने इसमें समावयवता के प्रकार पढ़े थे और प्रकारों में अपना सबसे पहला प्रकार था संरचनात्मक समावयवता। कौन से वाली? संरचनात्मक समावयवता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, संरचनात्मक समावयवता। और संरचनात्मक में आपको सेम वही परिभाषा बोलनी थी कि वे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो वे उपसहसंयोजक यौगिक आपस में और संरचना समावयवी कहलाते हैं और यह घटना संरचनात्मक समावयवता कहलाती है। और इसमें हमने प्रकार थे, प्रकारों का वर्णन किया था कि संरचनात्मक समावयवता है जो उनके प्रकार हैं। उनके प्रकार में अपना सबसे पहला प्रकार था आयनन समावयवता। कौन से वाली? आयनन समावयवता। और आयनन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम से पता चल रहा है कि आप उपसहसंयोजक यौगिक लोगे, उनको विलायक में डालोगे, विलायक में डालोगे तो ये आयन बनेंगे और विलायक में डालने पर आयन बनने की क्रिया ही आयनन कहलाती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां एक आपको लेकर समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइएमीन द्विदंतुक लिगेंड है, इसके 2 अणु ले लिए मैंने और मैं यहां Cl2 लगा देता हूं और समन्वय मंडल का निशान लगा देता हूं। ये निशान ही हमें बताएगा कि ये उपसहसंयोजक यौगिक है, संकुल यौगिक है या जटिल यौगिक है। और मैं इसमें पश्च आयन के रूप में NO2 लिख देता हूं। एक बात आपको बता चुका हूं कि आप ये यौगिक कैसे बनाओगे। आप यहां जब कोई धातु लो तो उस धातु के आगे आप एक दंतुक लिगेंड तो कम से कम 6 जोड़ना, यानी एक दंतुक लिगेंड आप जोड़ो तो 6 जोड़ना ताकि इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। समन्वय संख्या 6 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और द्विदंतुक साथ में लो तो आप ध्यान देने वाली बात है, जैसे मैंने तो समन्वय संख्या 2 दूनी 4 यानी ये द्विदंतुक है तो 2 दूनी 4 हो जाएगी और 2 6, समन्वय संख्या 6 ले ली। हाँ, समन्वय संख्या 6 से कम तो ले सकते हो लेकिन 6 से ऊपर आप यहां नहीं ले सकते। तो यहां 2 दूनी 4 और 2 ये Cl 6 तो इस आपके कोबाल्ट की समन्वय संख्या 6 हो गई। तो आप समन्वय संख्या 6 और इस समन्वय मंडल के अंदर ले सकते हो, कम भी ले सकते हो लेकिन अधिक नहीं ले सकते। और फिर मैंने यहां NO2 यहां पश्च आयन के रूप में माइनस वाला लगाया
माइनस वाला यहां यूं लगाते हैं ताकि इसका ऑक्सीकरण अंक है वो धनात्मक रहे। आपको यहां माइनस वाले इसलिए लगाने ताकि इसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक रहे, क्योंकि ये धातु है और धातुओं के ऑक्सीकरण अंक हमेशा धनात्मक होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। केवल और केवल धातुएं हमेशा धनायन बनाती हैं, तो धातुओं पर आपको हमेशा धनावेश मिलेगा। तो इनका ऑक्सीकरण अंक या इन पर धनावेश लाने के लिए, और यहां आप ऋणावेश लिखोगे तो इन पर धनावेश आएगा, और यहां से धनावेश आ तो जाएगा, लेकिन यहां आप जितने ज्यादा माइनस के लगाओगे उतना ही अधिक धनावेश इस पर आएगा। तो इस प्रकार आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक यौगिक लिखने के बाद और इसी का एक दूसरा यौगिक और बना लेता हूं। जैसे दूसरा लिख रहा हूं, यानी समावयवता की शर्त है कि इसके साथ यहां दूसरा होना चाहिए, तो हम कंपैरेटिवली बता सकते हैं कि इसमें समावयवता है या नहीं है। एक में नहीं बताया जा सकता। तो दूसरा लिख रहा हूं, जैसे यही कोबाल्ट, तो कोबाल्ट लिखा, एथिलीन डाई एमीन के दो अणु सेम के सेम ले लेता हूं, और यहां Cl दो हैं। मैं यूं करता हूं, एक Cl तो यहां रख लेता हूं और एक Cl को यहां बाहर निकाल लेंगे। तो यहां एक Cl रख लेता हूं, एक NO2 अंदर ले आता हूं, ये सेम का सेम। एक NO2 बाहर था, मैं NO2 अंदर ले आया और समन्वय मंडल का निशान लगा दिया। अब देखना एक मिनट कि Cl यहां दो थे तो मैंने तो एक ही लिखा है, एक Cl मैंने बाहर निकाल लिया और NO2 बाहर था वो मैंने अंदर ले लिया। अब देखते हैं कि सबसे पहली शर्त है, अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपस में आयनन समावयवी हैं क्या, तो पहचानने का तरीका कि आप इनके अणुसूत्र देखिए पहले, समान हो रहे कि नहीं हो रहे। अणुसूत्र में कोबाल्ट इसमें एक है तो कोबाल्ट इसमें एक है, एथिलीन डाईएमीन इसमें दो हैं तो इसमें भी दो हैं, Cl इसमें दो हैं तो इसमें Cl एक अंदर है और एक बाहर है, टोटल गिने जाएंगे, एक अंदर है एक बाहर है। हाँ, Cl दो हो गए उसमें और इसमें भी। NO2 इसमें एक है, NO2 नाइट्रेट इसमें एक है और इसमें भी नाइट्रेट एक है, चाहे संपूर्ण में हो चाहे बाहर हो। कहने का अर्थ समन्वय मंडल के अंदर हो चाहे बाहर हो, लेकिन पूरे काउंट होंगे। तो फिर इसका अणुसूत्र इससे मेल खा रहा है। जब अणुसूत्र यौगिकों के आपस में समान होते हैं तो कन्फर्म उनमें कोई न कोई समावयवता आपको अवश्य मिलेगी। और यहां जांच करते हैं, मैं कह रहा हूं आयनन, तो आयन कब बनते हैं? जब किसी यौगिक को आप विलायक में डालोगे। अरे किसी यौगिक को आप यूं रखोगे तो उसके आयन नहीं बनेंगे। आप सोच रहे हो कि जैसे उसको धूप में रख दें, पराबैंगनी प्रकाश गिरा दें, आयन नहीं बनेगी। आयन बनाने के लिए शर्त है कि उस यौगिक को आप किसी न किसी विलायक में डालिए और आयन बनेंगे तो वो क्रिया कहलाएगी आयनन। और हम ढूंढ रहे हैं आयनन समावयवता, तो आप इनको विलायक में डालिए। तो विलायक में डालेंगे तो कहने का अर्थ मैं इनको विलायक में डालूंगा, तो विलायक में डालकर, यानी प्रकृति में सबसे अच्छा विलायक है जल, तो मैं जल में डाल करके इनको तोड़ दूंगा, अपघटन कर दूंगा, तो हम बोलेंगे जल अपघटन। तो इसका जल अपघटन करते हैं तो क्या बनता है देखते हैं। तो ये समन्वय मंडल वाला हिस्सा मैं बता चुका हूं, टूटता नहीं है, वो तो सेम का सेम आ जाएगा। तो कोबाल्ट, एथिलीन डाईएमीन और Cl2, ये इतना हिस्सा समन्वय मंडल वाला सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि समन्वय मंडल वाले हिस्से में और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ ये लिगंड उपसहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो ये बंध टूटते नहीं है, तो ये बिखरता नहीं है, मतलब जल में, तो ये सेम का सेम बना रहता है समन्वय मंडल। और बाहर वाला ध्यान देना, बाहर वाला यूं टूट जाएगा, यानी एक हिस्सा समन्वय मंडल वाला तो हिस्सा अलग हो जाएगा, बाहर वाला पश्च आयन दिया या अगर आयन दिया वो टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसमें पश्च आयन लिखा है तो वो टूटकर यूं हो जाएगा और टूटेगा, आयन बनेंगे। याद रखना NO2 माइनस वाला होता है, यानी -1 वाला, और जितना यहाँ माइनस उस पर आवेश है वो यहाँ प्लस के रूप में आ जाएगा। तो देखिए फिर धनावेशित हिस्सा ये समन्वय मंडल वाला बना और ऋणावेशित हिस्सा ये मुक्त आयन के रूप में बन गया। तो मैंने इनको विलायक में डाला इस यौगिक को, तो आपके दो प्रकार के आयन यहाँ बन गए। अब इसको और विलायक में डालते हैं, विलायक में डालते हैं तो इसका करते हैं जल अपघटन। तो विलायक में डालकर तोड़ना जल अपघटन कहलाता है। तो जल अपघटन करूंगा तो बता चुका हूं समन्वय मंडल वाला जो भाग है वो तो जल में टूटेगा नहीं, वो तो सेम का सेम रहेगा। तो कोबाल्ट, एथिलीन डाईएमीन सेम का सेम, Cl भी सेम का सेम, NO2 भी वही, और समन्वय मंडल का निशान लगा देंगे। ये भाग तो जल में टूटेगा ही नहीं, और दूसरा भाग प्लस के रूप में यहां ले लूंगा और Cl माइनस बन जाएगा, टूट जाएगा। इस पर -1 है तो इस पर +1 आ जाएगा।
इस प्रकार से दो भाग बन गए। तो अब देखिए यहां इनके अणु सूत्र आपस में समान हैं, इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र आपस में समान हैं, लेकिन जब इनको जल में डाला जाता है, जल अपघटन किया जाता है, तो ये अलग अलग प्रकार के आयन बनाते हैं। कैसे? देखिए कि ये वाला हिस्सा सेम ये बनाएगा, लेकिन यहां इस हिस्से में ऋणावेश के रूप में NO2 मुक्त हो रहा है, और यहां इस हिस्से में ये वाला हिस्सा तो इसका सेम बना, लेकिन यहां ऋणावेश वाले हिस्से में और Cl मुक्त हो रहा है, यहां ऋणावेश वाले हिस्से में NO2 मुक्त हो रहा है, यहां ऋणावेश वाले हिस्से में Cl मुक्त हो रहा है, जबकि इन दोनों के अणु सूत्र समान थे, जबकि आयन है वो अलग अलग बन रहे हैं। यानी इसमें तो ऋणायन NO2 बन रहा है, इसमें ऋणायन Cl बन रहा है, जबकि इन दोनों के अणु सूत्र समान थे। तो फिर ये आपस में आयनन समावेवी हैं। कौन है ये? आपस में आयनन समावेवी। तो हमने आयनन समावेवी की परिभाषा क्या पढ़ी थी? वे दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक या जटिल यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो, इनके अणु सूत्र समान है, जिनके अणु सूत्र तो समान हो, परंतु किसी विलायक में वो भिन्न भिन्न प्रकार के आयन बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के आयन बनाते हैं, तो वो मूल यौगिक आपस में आयनन समावेवी होते हैं, और यह घटना आयनन समावेवता कहलाती है। याद रखना। अब आयनन समावेवता के बाद नेक्स्ट है हाइड्रेट समावेवता। हाइड्रेट समावेवता में, हाइड्रेट रसायन विज्ञान में जल को कहा जाता है। जल के अणु को हमेशा हाइड्रेट बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जल को लैटिन भाषा में तो एक्वा बोलते हैं, लेकिन सामान्यतया केमिस्ट्री में जब काम में लेते हैं जल को, तो उसे हाइड्रेट बोला जाता है। जैसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहां ले रहा हूं। जैसे क्रोमियम के साथ जल के 6 अणु ले लेता हूं और Cl3 कर देता हूं। 1 मिनट, ये यौगिक है सामान्य, और उसका उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं इसका। तो ध्यान देने वाली बात, क्रोमियम सेम का सेम, H2O यूं करता हूं 5 यहां ले लेता हूं, और एक Cl यहां इस प्रकार से यूं लगा करके समनव्य मंडल का निशान लगा देता हूं। ठीक है। और अब देखिए Cl एक आ गया 3 में से, तो 2 बच गए, तो यूं करता हूं 2 Cl यहां लगा देता हूं डॉट, और H2O 5 आ गए, तो 1 बच गया, 1 H2O डॉट से बाहर यूं लगा देता हूं। ठीक है। एक यौगिक मैंने इससे ये बना लिया, ये सामान्य अणु दिए हुए और उनसे उपसहसंयोजक यौगिक तैयार कर लिया। और अब एक दूसरा यहां और तैयार कर लेते हैं। तो दूसरा इसी प्रकार से, जैसे क्रोमियम, और इसमें H2O यूं करता हूं मैं, यहां जैसे मैंने H2O 5 रखे, तो यूं करता हूं यहां H2O 4 कर लेता हूं, और यहां वाले में यूं करता हूं Cl2 अंदर ले लेता हूं, और उसके बाद में उपसहसंयोजक का निशान लगा देता हूं, और फिर उसके बाद में क्या बच गया? 2 तो H2O बच गए, तो 2 H2O यहां इसके आगे यूं लगा देता हूं, और 2 H2O के रूप में 2 H2O इसके आगे और 2 H2O के रूप में यूं लगा देता हूं। ठीक है। या फिर बाहर वाले को हम यूं भी कर सकते हैं, जैसे आप H2O लिख करके उसकी ट्वाइस भी कर सकते हो, यहां बाहर की तरफ तो आगे भी लगा सकते हो और पैरों में भी लगा सकते हो, और उसके बाद में एक Cl बच गया, एक Cl यहां और लगा देता हूं। अब देखिए इसको कि हाइड्रेट समावेवी ऐसे 2 या 2 से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनमें समनव्य मंडल के अंदर अथवा बाहर, इधर भी समनव्य मंडल के अंदर अथवा बाहर जल का अणु उपस्थित हो, कि जिनके अणु सूत्र तो समान हो और जिसमें जल का अणु समनव्य मंडल के अंदर अथवा बाहर और दोनों यौगिकों में अवश्य ही उपस्थित हो, तो उन्हें हम हाइड्रेट समावेवी कहते हैं। जैसे इसमें देखिए जल का अणु समनव्य मंडल के अंदर भी है और बाहर भी है, और इसमें देखिए जल का अणु समनव्य मंडल के अंदर भी है और बाहर भी है, तो फिर ये आपस में हाइड्रेट समावेवी हैं। तो हाइड्रेट समावेवी की पहचान बहुत आसान होती है कि जब आपको 2 या 2 से अधिक और उपसहसंयोजक यौगिक देगा, तो उसमें
समन्वय मंडल के अंदर भी और बाहर भी, इधर भी समन्वय मंडल के अंदर भी और बाहर भी आपको अवश्य ही और जल का अणु दिया हुआ होगा। हाँ, जल का अणु एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं समन्वय मंडल के अंदर, बाहर भी एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन अवश्य ही दोनों भागों में इधर और इधर जल का अणु अवश्य मिलेगा, इधर और इधर जल का अणु अवश्य मिलेगा। तो याद रखना कि वो हमेशा हाइड्रेट समावयवी होते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि वे उपसहसंयोजक दो या दो से अधिक यौगिक जिनमें समन्वय मंडल और आयन मंडल, समन्वय मंडल इसको बोलते हैं, बाहर वाले हिस्से को, यहां वाले को आयनिक मंडल या आयन मंडल बोलते हैं, वे दो या दो से अधिक उपसहसंयोजक यौगिक जिनमें समन्वय मंडल और आयन मंडल में अवश्य ही जल का अणु उपस्थित हो तो उन्हें हाइड्रेट समावयवी कहा जाता है। और वो शर्त समावयवता की कॉमन रहेगी, कौन से वाली, कि जिनके अणु सूत्र समान हो। तो पहले इसमें अवश्य अणु सूत्र समान होगा। इसका अणु सूत्र आप इस सारे से मिला लीजिए। कैसे? जैसे क्रोमियम 1 तो क्रोमियम 1, H2O 5 और 1 6, तो इधर वाले में H2O 4 और 2 6, और इधर वाले में Cl 1 अंदर 2 बाहर 3 Cl, तो इधर 2 Cl अंदर और 1 Cl बाहर, तो 3 Cl। तो अणु सूत्र तो समान है। अणु सूत्र समान है तो इनमें अवश्य ही कोई न कोई समावयवता आपको अवश्य मिलेगी। फिर ये डिफाइन करते हैं कि कौन सी समावयवता मिलेगी, ये डिसाइड करने के लिए। और आप देख लीजिए, अगर आपको समन्वय मंडल के अंदर और बाहर, इधर भी अंदर और बाहर अवश्य ही जल का अणु दिखाई दे तो कन्फर्म मान के चलिए कि हाइड्रेट समावयवता उपस्थित है। तो इस प्रकार आपको ये बात याद रखनी है और सरल सी है। हमारे एग्जाम में तो हालांकि ऑप्शन देकर के यूं नहीं पूछा जाता कि बताइए पहचान कीजिए कि किसमें कौन सी समावयवता है। हमारे एग्जाम में तो सिर्फ और सिर्फ डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल देकर के ये प्रश्न आता है कि आयनन समावयवता को एक उदाहरण से समझाइए या हाइड्रेट समावयवता को एक उदाहरण से समझाइए। तो इस प्रकार तो उदाहरण देने के लिए आप इस प्रकार से यौगिक बना सकते हो। यौगिक आप बनाओ तो आप केंद्रीय धातु परमाणु के साथ समन्वय मंडल के अंदर अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 6 लिगेंड लगा लेना, जिससे बन जाएगा। और फिर लिगेंड को बाहर और अंदर करके और आप एडजस्ट कर सकते हो। इस प्रकार से आप बना सकते हो।